स्वागत है आप सभी का जीगू का आईएएस पर। मैं हूं आपके साथ सुमन शाह। हमारी ये क्लास हिस्ट्री में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंच चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था को हम पढ़ रहे थे। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे भी। तो आइए सभी लोग, स्वागत है। पिछली क्लास में तो हमने अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लिया था। थोड़ा सा एक सेकंड दीजिए मुझे जी। तो अर्थव्यवस्था जो सिंधु घाटी सभ्यता की है, इसे हम लोग पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें आपने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था। जैसे कृषि के बारे में आपने यहाँ पे जानकारी पा ली थी। पिछली क्लास को अगर नहीं की है तो ज़रूर उसे कर लीजिएगा। पशुपालन को आपने यहाँ पे, जो पशुपालन है, इस पशुपालन के बारे में आपने पढ़ लिया था। जो शिल्प उद्योग और धंधे हैं, शिल्प उद्योग, इनके बारे में आपने पढ़ लिया था। फिर व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य ये आपने नहीं पढ़ा था, ये आपको अभी पढ़ना है, व्यापार वाणिज्य। अच्छा, इसे भी पढ़ लिया था, कौन सामान कहाँ से मंगाते थे। तो व्यापार वाणिज्य को भी आपने पढ़ लिया था, व्यापार वाणिज्य को भी पढ़ लिया था। तो इसी के अंतर्गत अब थोड़ी सी और बातें आपको आज जाननी है। आज अब हम लोग इसके बारे में, व्यापार वाणिज्य में जो कहाँ से कौन सामान मंगाते थे, इसे जानने के बाद अब इसी के अंतर्गत कुछ देखते हैं, जो व्यापार वाणिज्य के तरीके क्या थे। आंतरिक व्यापार होते थे या बाह्य। तो आइए इसी बात को हम लोग जानते हैं। तो आंतरिक व्यापार सबसे पहले देखते हैं। व्यापार आंतरिक भी होता था और बाह्य भी होता था। तो सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक व्यापार की। ठीक है, आंतरिक व्यापार की। तो ठीक है, जो आंतरिक व्यापार है वो ये लोग कश्मीर से करते थे, कश्मीर से। ठीक है, कोलार की खान से, कोलार से करते थे, कर्नाटक कोलार से करते थे। ठीक, काठियावाड़ से करते थे, काठियावाड़ से करते थे। ठीक है, बलूचिस्तान भी से करते थे, उसमें बलूचिस्तान इसी एरिया में था, तो बलूचिस्तान से करते थे। ठीक है, तो ये सब, ये आंतरिक व्यापार यहाँ से करते थे। बाह्य व्यापार की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, बाह्य व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, तो ये लोग सुमेरियन सभ्यता से व्यापार करते थे। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसे कहते हैं। तो ये लोग सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। फिर नील नदी के किनारे बसी मिस्र की सभ्यता, नील घाटी सभ्यता से ये लोग व्यापार करते थे, वहाँ से सामान की खरीद बिक्री करते थे, इसे मिस्र की सभ्यता भी कहते थे। फारस की खाड़ी से ये लोग सामान की खरीद बिक्री करते थे, फारस की खाड़ी। इसके अलावा ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से भी सामान की खरीद बिक्री करते थे। ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से खरीद बिक्री करते थे। अब इसके जो साक्ष्य हैं कि ये व्यापार यहाँ पे होते थे, वो साक्ष्य क्या क्या हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इन लोगों का व्यापार इन लोगों के साथ था। तो देखिए, साक्ष्य के स्तर की बात करें, क्या साक्ष्य हैं इन व्यापार के। तो सबसे पहला साक्ष्य है
मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता की मुहर प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता का मुहर मिलना, ये सबसे पहला साक्ष्य है कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का मुहर मिलते थे, मुहर मिला है। इससे पता चलता है कि लोग व्यापार करते थे। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया का सारगोन शासक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है क्वेश्चन में भी आप लोग देखे थे। जो सारगोन शासक है मेसोपोटामिया का, उस सारगोन शासक के जो अभिलेख है, सारगोन शासक के अभिलेख में 3 क्षेत्र का जिक्र मिलता है जिसके साथ ये लोग व्यापार करते हैं। मेसोपोटामिया का जो सारगोन शासक था, उसके अभिलेखों में उसके जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में 3 क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है जिसके साथ वो लोग व्यापार करते थे। वो 3 क्षेत्र कौन कौन है? तो सबसे पहला क्षेत्र है दिलमून। सबसे पहला क्षेत्र है दिलमून, और ये दिलमून जो है ये वर्तमान में बहरीन को कह रहे हैं, तो लोग कहते थे दिलमून के साथ इनका व्यापार है। फिर ये कहते थे कि मगन, जो मकरान तट वर्तमान में है, इसके साथ इनका व्यापार था। और एक तीसरा नाम ये लेते हैं कि इनका किसके साथ व्यापार था, तो वो कहते थे मेलूहा के साथ इनका व्यापार है। और ये मेलूहा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को ही कहा जाता था। तो ये मेलूहा जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को ही कहा जाता था। तो ये लोग इस तरीके से अभिलेख मिले हुए हैं और अभिलेखों में भी इसकी जिक्र मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ उत्खनन में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है क्या, तो आइए देखते हैं उत्खनन संबंधी प्रमाण क्या है। तो खुदाई में जो वस्तु मिली है, इस खुदाई में मिली वस्तुओं से क्या प्रमाण मिले हैं, तो उत्खनन संबंधी प्रमाण की बात कर लेते हैं। उत्खनन संबंधी प्रमाणों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। जो मोहनजोदड़ो है और आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर, यहाँ से मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहर मिली है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई है। जो मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर है, यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई है। फिर जो लोथल है, लोथल, लोथल से फारस की खाड़ी की मोहर मिली है। फारस की खाड़ी की मोहर मिली है। और फारस की खाड़ी की मोहर कैसी थी, तो गोलाकार थी, आप जानते हैं। फिर तीसरा ऊर और निपुर, ऊर और निपुर, ये मेसोपोटामिया के स्थल थे। मेसोपोटामियाई स्थलों से सिंधु घाटी की मोहर जो है वो प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की मोहर प्राप्त हुई है। तो ऊर और निपुर जो मेसोपोटामिया के स्थल है, वहाँ से सिंधु घाटी की मोहर मिली है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि फिर यहाँ पे इस तरीके से पाया जाना कि वहाँ पर व्यापार इनके साथ होता था। ठीक है, फिर आयात को देख लीजिए कि ये लोग क्या आयात करते थे, कहाँ से आयात, आयात क्या करते थे ये लोग, ये लोग बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे, कई तरह के बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे। और ये पत्थर ज़्यादातर ये लोग मंगाते थे कश्मीर से, कश्मीर से। इसके अलावा ये लोग अर्ध कीमती पत्थर मंगाते थे, अर्ध कीमती पत्थर। और ये अर्ध कीमती पत्थर ये लोग मंगाते थे बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से मंगाते थे। इसके अलावा ये लोग सोना मंगाते थे, सोना, कोलार की खान कर्नाटक से।
कोलार की खान जो मैसूर कर्नाटक में है, वहाँ से सोना मंगाते थे। इसके अलावा ये लोग तांबा मंगाते थे, तांबा, और तांबा ये लोग राजस्थान से मंगाते थे, मद्रास से मंगाते थे, यानी तमिलनाडु से मंगाते थे। इन एरिया से ये लोग तांबा मंगाते थे। ये लोग लार्ज वर्थ मनी का व्यापार करते थे, लार्ज वर्थ मनी, और ये लार्ज वर्थ मनी को ये लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। अफगानिस्तान से ये लोग लार्ज वर्थ मनी मंगाते थे। इसके अलावा ये लोग चांदी, चांदी, ठीक है, फिरोजा, सीसा, सीसा, ये भी एक प्रकार का रत्न है, फिरोजा। ये सब ये लोग ईरान और अफगानिस्तान से, ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग इसको मंगाते थे। ईरान और अफगानिस्तान से इसको मंगाते थे, चांदी, फिरोजा, सीसा, ये सब ईरान अफगानिस्तान से ये लोग मंगाते थे। तो ये कुछ प्रमुख आयातित वस्तुएं हैं जिनका ये लोग व्यापार करते थे। निर्यात में बात करें तो ये लोग हाथी दांत की बनी वस्तुएं, मन के, धातु की बनी वस्तुएं, इसके अलावा सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र इत्यादि को निर्यात करते थे, बाहर भेजते थे। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं माप तौल की पद्धति के बारे में। अर्थव्यवस्था में तो ये भी महत्वपूर्ण है कि माप तौल कैसे होती थी। तो माप तौल प्रणाली इनकी क्या थी, इनकी माप तौल प्रणाली क्या थी, आइए उसे देखते हैं। ये लोग मुद्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे, तो जाहिर सी बात है फिर खरीद बिक्री के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे, खरीद बिक्री के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। जो मापने तोलने का ज्ञान है, इससे ये लोग परिचित हैं। मापने तोलने के लिए ज्ञान से ये लोग परिचित थे। बटखारे का प्रयोग करते थे, पैमाने का प्रयोग करते थे, स्केल नापने के लिए, नपना, पैमाने का प्रयोग करते थे। ठीक है, लोथल नामक स्थल से, जो लोथल है, भुगवा नदी किनारे है गुजरात में, लोथल से कांसा का एक स्केल प्राप्त हुआ है, कांसा का एक स्केल प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से, जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से कांसा का एक तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा मिला है। ठीक है, तो ये बताता है भाई ये नापने और तौलने के ज्ञान से ये लोग परिचित है। ठीक है, तौलने के लिए तराजू था, और जो विभिन्न बाट बटखरे का प्रयोग ये लोग करते थे। जो बाट थी, तो बाट के संबंध में एकरूपता मिल रही है, बाट के संबंध में एकरूपता मिलती है। एकरूपता कहने का अर्थ है कि एक कोई सुप्रीम पावर तो थी जो सभी जितने भी बटखरे होते थे, जितनी वजन होती थी, उन सबको कहता था 1 kg यहीं पर लागू होगी। यानी 1 किलो का वजन क्या होगा, जैसे आज फिक्स है तो उस समय भी फिक्स थी, यानी कोई सरकार तो रही होगी। ठीक है, तो बाट के संबंध में एकरूपता है, और ये बताता है कि एकीकृत अर्थव्यवस्था थी, सब अपने मन से नहीं कर रहा है। अर्थव्यवस्था जो है वो इंटीग्रेटेड थी, एकीकृत थी, और एकीकृत अर्थव्यवस्था को ये चीज़ें बताता है। इसके बाद जो बाट था, ये दशमलव पद्धति पर आधारित था। जैसे आज 1 से लेकर के 9 अंक तक होते हैं, उसी आधार पर ये भी दशमलव प्रणाली पर आधारित जो है बटखारे होते थे। दशमलव प्रणाली पर आधारित बटखरा का प्रयोग किया जाता था। जो दशमलव प्रणाली पर आधारित बटखरे हैं उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे आज हम लोग 0 से लेकर के 9 तक अंक प्रयोग करते हैं, उस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो मोहर है,
इस मुहर का प्रयोग सत्यापन के लिए किया जाता था। मुहर का प्रयोग सत्यापन के लिए किया जाता था, ये मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। तो व्यापार से संबंधित ये बात है। अच्छा, व्यापार में जो यातायात है और माल ढुलाई है, इसके लिए क्या सिस्टम था? जो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, साथ ही साथ जो यातायात सिस्टम था, ये कैसे काम करता था? तो स्थल मार्ग प्लस जल मार्ग दोनों का प्रयोग किया जाता था। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, बैलगाड़ी का प्रयोग मिलता था। और जो जल मार्ग है, उस जल मार्ग के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग बहुतायत से करते थे। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, यहाँ से एक मिट्टी का नाव जो है, खिलौने वाला नाव, मिट्टी का नाव प्राप्त हुआ है, मिट्टी का नाव प्राप्त हुआ है। जब सामान नाव से ले जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह रहे होंगे। जब नाव से सामान की आवागमन हो रही है तो किसी बंदरगाह पर सामान चढ़ाया जाता रहा होगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम है सुतका गेंडोर, इसके अलावा सुतका कोह, सुतका गेंडोर के जस्ट बगल में है सुतका कोह। इसके अलावा हम कह सकते हैं बालाकोट, फिर अल्लाह डीना, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पे नागेश्वर, प्रभास पाटन। इसके अलावा हम कह सकते हैं लोथल, फिर भगत राव, और भगत राव महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से ये लगभग 8 आपके जो बंदरगाह थे वो यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर अर्थव्यवस्था को यहाँ पे जब हम देख लेते हैं तो इस तरीके से फिर समाज को देखने की ज़रूरत होती है। तो सिंधु घाटी की समाज को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, समाज देखेंगे, राजनीति देखेंगे, सांस्कृतिक विशेषताएं देखेंगे, उसकी उत्पत्ति और उद्भव और पतन के सिद्धांत देखेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और एक सूचना है आपके लिए, जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए एक बैच लॉन्च हो रही है, वो बैच 100 स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। और इस बैच को अगर बच्चों की डिमांड ऐसी आती है तो यूट्यूब पर ही पब्लिश कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी इसका लाभ उठा लेंगे। ठीक है, इस बैच का नाम, इस बैच की समय अवधि और कितने महीने की कोर्स होगी ये आपको जल्द ही बता दी जाएगी। तो अभी इसमें लॉन्च होने वाला है, इसका लाभ उठाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।